नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर आता हूँ। तो अब आज हम विज्ञान का वीडियो देखेंगे। इसमें विज्ञान का दूसरा वीडियो है। ये मैंने पहला वीडियो बनाया है विज्ञान का, ये दूसरा वीडियो है। एनएमएमएस 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये आपकी किताबों में से ही प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए। तो इन वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लें, आपके बहुत उपयोगी होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जो कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न अब की बार आया है। तो इस प्रकार के 5-6 प्रश्न लेके आए हूँ। देखते हैं इसमें कि थल समीर के बहने का समय, जो थल समीर है वो कब बहती है। समुंदर समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गर्मी सर्दी दिन और रात। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है थल समीर के बहने का समय, यानी जो थल समीर है थल से समुंदर की ओर बहती है, वो कब बहेगी, वो रात को बहेगी। तो इसका सही उत्तर होगा रात। दूसरा है समुंदर समीर के बहने का समय, समुंदर के समीर यानी समुंदर से थल की ओर बहती है समुंदर समीर, तो इसके बहने का समय कब होगा, ये होगा दिन में। यानी जो समुंदर समीर है वो दिन में बहती है और थल समीर है वो रात को बहती है। अगला है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गहरे रंग के कपड़े कब पसंद किए जाते हैं, सर्दियों में या गर्मियों में। तो गहरे रंग के सर्दियों में कपड़े पसंद किए जाते हैं। और हल्के रंग के कपड़े कब पसंद किए जाते हैं, गर्मियों में पसंद किए जाते हैं। कारण क्या है इसका, परावर्तन के कारण जो सूर्य का प्रकाश आता है वो परावर्तित होकर गर्मी नहीं लगे, इसलिए हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में और गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका मिलान याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान कीजिए। तो देखो, एक दिया गया अभिमार्जन, दूसरा दिया गया सहसूत की पत्तियां या कोकून। तो इसके आगे इनके आंसर दिए गए हैं। रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ऊन देने वाला जंतु, रेशम कीट का भोजन, रीलिंग, काटी हुई ऊन की सफाई। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब होता है सफाई करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सफाई से संबंधित है तो काटी हुई ऊन की सफाई आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, काटी हुई ऊन की सफाई। दूसरा है सहसूत की पत्तियाँ। सहसूत की पत्तियाँ, जो रेशम का कीट होता है वह सहसूत की पत्तियों पर रहता है, सहसूत के पेड़ पर रहता है और उसी की पत्तियों को खाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम का कीट का भोजन। रेशम के कीट का भोजन कौन, सहसूत की पत्तियाँ। अगला है याक। याक है एक बर्फ में रहने वाला जीव है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। तो ऊन प्राप्त करने वाला जंतु है कौन, याक, जिसे पहाड़ी बैल भी बोलते हैं, पहाड़ी बैल। अगला है कोकून। कोकून, कोकून जो रेशम कीट होता है उसी से उत्पन्न होता है कोकून। कोकून से हमें रेशम फाइबर प्राप्त होता है। कोकून से क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। तो इनको अच्छी तरह से याद रखना। दोबारा बता देता हूँ कि जो अभिमार्जन होता है वो क्या होता है, काटी हुई रेशम को साफ करना। सहसूत की पत्तियों के लिए आएगा रेशम कीट का भोजन, याक के लिए आएगा ऊन देने वाला जंतु और कोकून के लिए आएगा रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के दिए गए कथनों से मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी के देखो, खाद्य घटक दिए गए हैं और पाचन के उत्पाद दिए गए हैं। खाद्य घटन और पाचन के उत्पाद। अब कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, प्रोटीन दिया गया है, वसा, ये खाद्य यानी जो भोजक के घटक होते हैं उन्हें दिया गया है। और साथ में पाचन के उत्पाद, जब पाचन हो जाता है उसके बाद में कौन से उत्पाद बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब इसमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी पाचन होने के बाद में क्या बनता है, देखो शर्करा बनती है, यानी टूट जाता है और शर्करा बनती है। जब प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है तो यह एमिनो अम्लों में
टूट जाता है, एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो वसा है, इससे क्या प्राप्त होता है? वसा अम्ल। क्या प्राप्त होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। किससे? वसा से। वसा से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। शर्करा प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। एमिनो अम्ल और वसा से प्राप्त होते हैं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। दोबारा एक बार और बता देता हूँ। देखो, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? शर्करा प्राप्त होती है, यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सभी शर्कराएँ हैं। तो ये किससे? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किन से है? जैसे गेहूँ है, गेहूँ से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे चावल है, चावल से भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे हमें तत्काल ऊर्जा मिलती है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्लों में। और प्रोटीन हमें मिलता किन से है? इस बात को ध्यान रखना। प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिलता है, प्रोटीन हमें अंडों से प्राप्त होता है, प्रोटीन हमें दाल से भी प्राप्त होता है। तो इन बातों को याद रखना है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। जो वसा है वो किन से मिलती है? वसा जो जिनसे चिकनाई यानी तेल, चिकनाई, जैसे तेल है, तेल से हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। जैसे घी है, घी से भी हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। तो इन चीज़ों को याद रखना। तेल है, घी है, मूंगफली है, सरसों है, इनसे हमें क्या मिलती है? वसा मिलती है। इनके परीक्षण भी दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, और वसा का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं तो हमें नीला रंग प्राप्त होता है पदार्थ का, और जब प्रोटीन का करते हैं तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है। और जब वसा का करते हैं तो वसा का तो सीधा सा है कि कागज़ के ऊपर हमने तेल लगाया, तेल लगाकर उसको सुखा दिया, बाद में हम धूप में सुखा दिया। अब देखते हैं जो पानी होता है वो उड़ जाता है और तेल बचा रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें वसा उपस्थित है, कोई भी पदार्थ है वो कागज़ के ऊपर डाल लेंगे। तो ये इनके परीक्षण थे, इनको भी याद रखना है। अगला कॉलम दिया गया है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम ए में दिया गया है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अम्रबेल, जंतु और कीट भक्षी। जबकि कॉलम बी में दिया गया है जीवाणु, परपोषी, घटपर्णी, पत्ती और परजीवी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किन में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पादपों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में? पादपों का जो पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। कारण क्या क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का। पादप अपना भोजन बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल का यूज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसमें? जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में शक्ति होती है नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की, जो पौधों के खाद के रूप में काम आती है। तीसरा है अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? परजीवी होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। अमरबेल क्या होती है? परजीवी। जंतु। जंतु क्या होते हैं? परपोषित या विषम पोषित भी बोल सकते हैं इनको। दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आगे है कीट भक्षी। कीटों का भक्षण करने वाले कौन है? घटपर्णी, यानी पिक्चर पादप। ऐसे पादप जिनकी पत्तियां किसके रूप में? घड़े के रूप में हो, ऐसे, और उसके ऊपर ढक्कन होता है। जब कीट आएगा तो इसके अंदर प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही ढक्कन ऊपर से बंद हो जाएगा। तो ये कौन से हैं? घटपर्णी। तो घटपर्णी कौन से होते हैं? कीट भक्षी। जो कीट भक्षी पादप होते हैं वो घटपर्णी पादप होते हैं। तो अब बता दूं दोबारा, क्लोरोफिल है, इसी पत्तियों से। नाइट्रोजन है, ये जीवाणुओं से। अमरबेल है, ये परजीवी से। जंतु है, ये परपोषित से। और कीट भक्षी है, ये घटपर्णी पादप से सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपके निश्चित रूप से सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके साथ भी इन वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।